बकौल नासरा जुबैरी, मुद्दत से पनपती हुई साजिश ने डिबोया, कहने को मेरे शहर को बारिश ने डिबोया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शहर कराची की, जो दुनिया का 12वां बड़ा शहर और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। ये शहर जो कि पाकिस्तान के लिए फाइनेंशियल और इंडस्ट्रियल कैपिटल है। पाकिस्तान के कुल जीडीपी का 25% कंट्रीब्यूशन इसी शहर से होता है और हमारी जो टोटल रेवेन्यूज़ है उसका भी मोर देन 50% कराची जो है वो जनरेट करता है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो बैरूनी तिजारत है वो भी 95% कराची की पोर्ट से होती है। ये वो शहर है जो एक ज़माने में उरूसुल बिलाद कहलाता था, लेकिन आज इस शहर का जो हाल है, बारिशों तो अलग हम देखते हैं कि बिल्कुल तबाह बर्बाद होता है, लेकिन उसके अलावा वो जो साजिश मैंने कही है आज ज़रा उसी के ऊपर मैं बात करूंगा, क्योंकि अलमिया यह है कि अव्वल तो इस शहर को पूरा गिना नहीं जाता, और अगर गिन भी लिया जाए तो जितना गिना जाता है उस हिसाब से इसको वसाइल नहीं दिए जाते। तो जो मेन पाकिस्तान में प्रॉब्लम है और बिलखुसूस कराची के हवाले से अगर हम बात करें, जो सबसे बड़ा मसला है उसकी निशानदेही की है फॉर्मर फेडरल सेक्रेटरी यूनुस ढागा साहब ने अपने एक गल में, जो कि अखबारात में शाया हुआ, उसके ऊपर बड़े प्रोग्राम्स भी हुए। तो मैं भी आज उसी हवाले से बात करना चाह रहा था और यूनुस ढागा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि कराची का सबसे बड़ा मसला क्या है? यहाँ पर गवर्नेंस का फुकदान है, करप्शन है, या ओनरशिप ही सिरे से कोई नहीं ले रहा इस शहर की? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इमरान, अगर आप बात करें इन तीनों जो आपने वजूहात बताई हैं तो कहीं ना कहीं सबका ही एक इन्फ्लुएंस है, लेकिन सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ जो जिम्मेदारी बनती है वो है पॉलिटिकल लीडरशिप की, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो और ख़ास तौर पे सूबाई हुकूमत की। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि जो लैक ऑफ ओनरशिप है वो अगर थोड़ी सी बेहतर होती तो शायद कराची का ये हाल ना होता। जैसे कि आपने वो आर्टिकल में देखा होगा, पढ़ा होगा आपने, कि कई सालों से ये वसाइल मौजूद थे, आते रहे प्रोविंशियल एक्सचेकर में, ख़जाने में, और सूबाई ख़जाने से वो फिर कराची की तरफ नहीं आए। अगर कराची की तरफ उसकी जो हक बनता है, वैसे तो बड़े जो शहर होते हैं वहाँ अक्सर जो है बाकी इलाकों से ज़्यादा खर्च हो रहा होता है। आपको बिल्कुल, आपने वो देखा होगा, उन लोगों के बयानात देखे होंगे पंजाब से, कि जो कहते हैं कि लाहौर में उसके जायज़ हिस्से से ज़्यादा खर्च हो जाता है। बिल्कुल। तो बड़े शहरों में चूंकि ऐसे महंगे प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपको चाहिए होते हैं मास ट्रांजिट्स, चाहिए होते हैं आपको बहुत स्पेशलाइज सिस्टम चाहिए होते हैं ट्रीटमेंट के, वेस्ट ट्रीटमेंट के, तो उन सब चीज़ों के लिए अखराजात ज़्यादा होते हैं। इस तरह के जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, उसको ट्रीट करने के लिए स्पेशल प्लांट्स होते हैं। इस तरह की चीज़ें देहात में उनकी ज़रूरत नहीं होती। तो नॉर्मली रूरल एरियाज़ की निस्बत अर्बन एरिया में ज़्यादा खर्च होता है, लेकिन हम वो नहीं कहते। हम ये भी नहीं कहते कि कराची चूंकि खजाने में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है तो ज़्यादा दे दें, हम वो भी नहीं कहते। हम कहते सिर्फ अगर आबादी के मुताबिक वसाइल मिलते रहते तो कराची का ये हाल नहीं होता। ठीक। अब सर देखें, जब 18th अमेंडमेंट हुई तो उस वक्त कहा यही गया कि इख्तियारात जो हैं वो सूबों को मुंतकिल हो रहे हैं, वसाइल जो है वो सूबों को मुंतकिल हुए, और हमेशा इसी कहा जाता है कि 18वीं तरमीम के बाद वफाक कमज़ोर हो गया, सूबे तगड़े हो गए, सूबों के पास वसाइल ज़्यादा आ गए। लेकिन फिर आगे चल के जो NFC है, 7th NFC, उसमें जो है वो कराची के साथ बड़ी ज़्यादती हुई। तो मैं चाहूँगा अदाद शुमार के हवाले से जो आपकी फाइंडिंग्स हैं इन पर्टिकुलर कराची के केस में वो क्या रही आफ्टर this 18th amendment and 7th NFC award? देखिए, 18th NFC जो 18th अमेंडमेंट है उसको किया गया तो डेवोल्यूशन के लिए, और ये अच्छा भी हुआ। बहुत सारे ऐसे जो थे सब्जेक्ट्स जो कि वफाक में थे वो वफाक के पास नहीं रहना चाहिए थे, वो सूबों में आ गई, अच्छी बात है। लेकिन सूबों 18th अमेंडमेंट में सबसे बड़ा जो फ्लॉ था, जो उसमें खामी थी, वो ये थी कि उन्होंने और जो ऑलरेडी डेवोल्यूशन मुशर्रफ दौर में हो चुकी थी लोकल गवर्नमेंट्स को, उसको प्रोटेक्शन नहीं दिया, उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, और सूबों को ये खुली छूट दे दी गई कि ये सब्जेक्ट्स भी आप अपने पास ले रहे हैं। तो सूबों में फिर ये एक रुझान पैदा हुआ, तमाम सूबों ने वो सारे एक तो सब्जेक्ट्स अपने पास ले लिए। उसके बाद जो 7th NFC में है, इस चीज़ का भी नहीं ख्याल रखा गया। 7th NFC जो कि इसलिए आई थी कि डेवोल्यूशन के बाद के जो हालात हैं उसके मुताबिक फंड्स मिले सूबों को, उसने भी लोकल गवर्नमेंट्स का ख्याल नहीं रखा, कि क्योंकि उससे पहले जब मुशर्रफ दौर में, या बल्कि इवन नवाज शरीफ साहब के दौर में 1999 में एक टैक्स होता था जो
बहुत बड़ी आमदनी होती थी कराची शहर की और तमाम शहरों की और तमाम जिलों की। हाँ। तो एक जिला टैक्स होता था जो रूरल में होता था, एक ऑक्ट्रॉय टैक्स होता था जो शहरों में होता था। तो वो कलेक्ट किया जाता था। 1999 में नवाज शरीफ साहब ने कहा और उनको तमाम बल्कि ट्रेड और इंडस्ट्री ने अप्रोच किया कि हम बड़े तंग होते हैं इन ऑक्ट्रॉय वालों के हाथों, तो आप मेहरबानी करके हमारा टैक्स बढ़ा दें, सेल्स टैक्स हम पे बढ़ा दें और उसके बदले इनको पैसे दे दें। तो सेल्स टैक्स जो उस वक्त 12.5% होता था उसको बढ़ा के 15% कर दिया गया। और वो जो 2.5% एक्स्ट्रा सेल्स टैक्स था वो तमाम लोकल गवर्नमेंट्स को डायरेक्टली भेजा जाता, वफाक की तरफ से सूबों को एक अमाउंट आती थी और लिस्ट आती थी कि तमाम को ट्रांसफर कर दें, वो ट्रांसफर हो जाते थे। अगर उसको फिर बाद में कहा गया 2006 में मुशर्रफ दौर में उसको फिक्स कर दिया गया 1/6 ऑफ द जीएसटी के, एक छठा हिस्सा जीएसटी की कलेक्शन का लोकल गवर्नमेंट्स को जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा तरीका चलता रहा और कराची को अगर ये चलता रहता तो 222 अरब रुपए इस साल मिलते हैं, अगले करंट ईयर है, और पिछला जो साल थे उसमें 190 बिलियन मिलते कराची को। तो ये चूंकि बंद कर दिया गया जीएसटी से वो सिलसिला, और तमाम वफाक ने और सूबों ने मिलके तलाश कर दिया लोकल गवर्नमेंट्स को और उनके वसाइल उन्होंने अपने पास ले लिया। यानी सर वो जो 18th अमेंडमेंट थी तो एक्चुअली तो वो यही था कि जनाब इख्तियारात और वसाइल जो हैं वो ग्रास रूट लेवल तक आएँ, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट तक आएँ, लेकिन उसके बाद ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने सियासत की और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि ये तीसरी जो थर्ड टियर होती है लोकल गवर्नमेंट्स की वो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं रही। यही नाकामी है सबसे बड़ी। जी हाँ बिल्कुल, उनसे वो सब्जेक्ट्स भी ले लिए गए, वसाइल भी ले लिए गए। अब ये मैं सूबों के अलावा जो उस वक्त वफाक में जो जमातें थी कोलिजन में, उनकी भी जिम्मेदारी थी कि वो वफाक का ख्याल करती और लोकल गवर्नमेंट का ख्याल करती, लेकिन उन्होंने भी सिर्फ अपने सूबाई मफादात को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ सूबों का ख्याल रखा और वसाइल वो सारा सूबों में कंसंट्रेट होने दिया और उसमें कहीं पे भी लोकल गवर्नमेंट्स का कोई प्रोटेक्शन नहीं रखी गई। तो ये एक रखा गया। इसके अलावा आप देखेंगे जो तरक्याती फंड है जिसमें एक पीएसडीपी होता है वफाक की तरफ से और एनुअल डेवलपमेंट प्लान होता है सूबे की तरफ से, उसमें भी कई सालों तक सिर्फ 1/3 मिले हमें सूबा सिंध से और तकरीबन 45% मिले वफाकी हुकूमत से। और जैसे मैंने कहा ये ऑक्ट्रॉय तो बिल्कुल ही उन्होंने गायब ही कर दिया, सिर्फ उसका समझे 10वां% मिलता है, 10वां हिस्सा मिलता है हमें। और एक और चीज मैंने उसमें पॉइंट आउट की है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड सेस जो कि कलेक्ट किया जाता है पोर्ट्स पे, दोनों पोर्ट्स पे कराची की इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कि जी ये जब ट्राले और ये सब आते हैं सारे सड़कों को खराब कर दें तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के मेंटेनेंस के लिए पैसे चाहिए। तो कराची की शहरों पे तो घूमते हैं और वहां से हम टैक्स भी ले लेते हैं, सेस भी ले लेते हैं, लेकिन उस सेस को फिर कराची पे उस तरह से खर्च नहीं किया जाता। तो वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर मिला वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो अपने पास ले लेती है और दूसरी स्कीम्स के अंदर अगर ये ऑल टुगेदर करें, आप बता रहे थे अगर मिला देते हैं इन सबको तो कितना जायज बन सकता था कराची का। इस साल अगर आप ये करंट ईयर की बात करें तो इन चारों मदों में अगर ऐड करें तो 880 अरब रुपए बनते हैं। अब 880 अरब रुपए बहुत बड़ी रकम है जिससे आप समझें कि छोटे मोटे जो उसके सामने तो K4 तो एक छोटा सा मसला नजर आता है जिसमें सिर्फ हमें 72 अरब रुपए चाहिए। इसी तरह जी सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पिछले 18 साल से पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध में उसकी हुकूमत है और MQM जो है वो 2008 से 14 तक इत्तेहादी रही, फिर उसके बाद 2018 से अब तक विफाकी हुकूमत का हिस्सा है और उसके साथ साथ नून लीग जो है उसकी भी हुकूमत विफाक में बनी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी बनी। ये तमाम सियासी जमातें जो हैं इन्होंने ओनरशिप नहीं ली, इन्होंने उस चीज़ को थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट की तरफ, लोकल बॉडीज़ को स्ट्रेंथन करने की तरफ तवज्जो नहीं दी। कराची के लिए यही बात है कि ओनरशिप किसी भी पार्टी ने नहीं दिखाई, ना ही आज तक जिन भी पार्टियों को यहाँ से वोट मिलते रहे या टैक्स मिलते रहे, ना उन्होंने अपनी वोट्स का ख्याल किया, ना उस टैक्स का ख्याल किया, ना ही आप दूसरी तो आप छोड़ दें कराची शहर को आप छोड़ दें, अगर हम बात करें तमाम लोकल गवर्नमेंट्स की, इस वक्त तमाम लोकल गवर्नमेंट्स का बहुत बुरा हाल है। चाहे पूरे सिंध में आप देख लें, चाहे वो कहीं शहजाद कोट की हो, चाहे वो कंबर की हो, चाहे टंडो आदम की हो, उनके पास अब वसाइल का सिर्फ 10% उनको मिल रहा है। अगर उनका जो जायज हक उनको मिलता है ऑक्ट्रॉय का, जिला टैक्स का, तो इस वक्त 10 गुना उनको फंड्स मिलते हैं। उनसे सिर्फ जैसे मैंने एक मिसाल दी थी घोटकी की कि 4.8 अरब रुपए उसको मिलते सिर्फ ये जिला टैक्स में, लेकिन उसकी बजाय उसको सिर्फ पिछले साल मिले 444 मिलियन, माना 40 करोड़ मिले, जो कि 10वां हिस्सा बनता है। अब इसी तरह
तमाम म्यूनिसिपल कमेटीज का यही हाल है। तो दूसरी बात ढाका साहब, ये जो अमल है हमारी सियासी जमातों का, सूबाई हुकूमतों का, ये खुद मजबूर नहीं कर रहा कि आवाज़ें फिर मजीद सूबों के हवाले से उठें, और ये जो नज़रअंदाज किया जा रहा है सूबों को, तो ये हैव और हैव नॉट का जो कॉन्सेप्ट है, ये गैप ज़्यादा बढ़ रहा है, फिर उसके बाद सूबों की आवाज़ें जो उठ रही हैं वो इसी वजह से उठ रही हैं? जी हाँ, ये मैं ही कहूँगा कि इनकी ये थोड़ी सी शॉर्ट साइटेडनेस है हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की, कि वो ये समझते हैं कि जी इस तरह वो काम बहुत अरसे तक चलेगा। मेरा नहीं ख्याल कि अब जिस तरह के हालात हो चुके हैं, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी इकोनॉमी को लेके बैठ रहा है। हाँ। इस वक्त आपकी जो हुई थी हमारी 18th अमेंडमेंट और 7th एनएफसी के बाद से हमारी जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो इन 15 सालों में सिर्फ जो उनका एवरेज रहा है वो 3.2% रहा। हालांकि उससे पहले हम 4.5-5% की एवरेज पे हमारा चल रहा था ग्रोथ पाकिस्तान का। उसके बाद 4.5 से एकदम से गिर के, मतलब पिछले जो 50-60 साल थे उसमें ये थे तकरीबन 4.5%, और अब ये 3.2% पे पिछले 15 साल से हम खड़े हुए हैं। और इसमें बड़ी वजह जो कि वर्ल्ड बैंक ने भी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी, हर जगह उन्होंने कहा है कि जब तक कि आप कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक नहीं करेंगे, हाँ। यहाँ की सर्विसेज को ठीक नहीं करेंगे, यहाँ के लिविंग कंडीशंस को ठीक नहीं करेंगे, हाँ। जब तक ये लिवेबल सिटी नहीं बनता, जब तक ये कॉम्पिटिटिव सिटी नहीं बनता, आप भूल जाएं कि पाकिस्तान वो ग्रोथ हासिल करेगा। सर, ये डोनर एजेंसीज ने तो नोट कर लिया, लेकिन क्या हमारे यहाँ किसी ने इसको नोट किया है? क्या हमारे यहाँ इसके ऊपर काम हो रहा है? और अगर हो रहा है तो फिर जो अपकमिंग 11th आपका एनएफसी होगा, हम उसमें उम्मीद रखें कि किसी किस्म की कोई करेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे? देखिए, मेरे आर्टिकल का मकसद भी यही था कि अब ये चूंकि 11th एनएफसी आ रहा है तो सबको ये जरूर ये बताना चाहिए, कॉशन देना चाहिए कि अगर आप इसी तरह मुल्क को चलाते रहे, उसी तरह लोकल गवर्नमेंट्स को, कराची हो या हैदराबाद हो, जो भी आपके कस्बे शहर, इनको इसी तरह आप चलाते रहे, तो पाकिस्तान के माशी आशार्य और समाजी आशार्य, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, सब इस वक्त खराब हो रहा है। हाँ। उसको हम ठीक नहीं कर सकेंगे। और पाकिस्तान को इस वक्त जिस किस्म की वर्कफोर्स की जरूरत है, जिस किस्म की इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, अगली सदी, अगली जो आने वाले दिन है, ये दुनिया में तरक्की के जो आईटी रेवोल्यूशन आ रहा है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ दुनिया जा रही है, और एक समझे मॉडर्न और जिसको कि चैलेंजिंग वर्ल्ड हमारे सामने खड़ी है, और हम आज तक अपने गटर के ढक्कनों में फंसे हुए हैं। एग्जैक्टली। हमें निकलना हो। बात सर ये है कि 18th अमेंडमेंट यकीनन एक अच्छी सोच के साथ करने की कोशिश की गई, लेकिन ट्रू लेटर इन स्पिरिट में वो ना हो सकी, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हेल्थ है, एजुकेशन है, ये सब प्रोविंशियल डोमेन में चले गए। और कोई सिंध के हवाले से भी अगर बात करें और दीगर शहरों में भी, तो कोई भी शहर, कोई मिसाली आइडियल जो है वो अपना कोई हॉस्पिटल नहीं बना सका, कोई स्कूल नहीं बना सका। सिंध में हेल्थ के ऊपर काम जरूर हो रहा है, लेकिन वो सारा का सारा काम जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर हम देख रहे हैं। जी हाँ, ये आपकी बात सही है। आप ये सिर्फ देख लें कि इस वक्त सिंध में हमारी जो एनरोलमेंट होती थी, ग्रॉस एनरोलमेंट, वो 2008 में 80% थी प्राइमरी एनरोलमेंट। और अब वो प्राइमरी एनरोलमेंट नीचे आके 75% पे आ गई है। तो बजाय तरक्की के हमने नीचे की तरफ का सफर है। क्वालिटी तो हमें पता ही है, तो एनरोलमेंट तो एक मामूली सी जो होता है आशारिया होता है। हाँ। लेकिन क्वालिटी तो आपको पता ही है कितनी बुरी तरह से सफर हो रही है इस वक्त। तो हमें अब बहुत फोकस करने की जरूरत है। फोकस सूबाई हुकूमतें नहीं कर सकती, ये लोकल गवर्नमेंट्स को आना पड़ेगा। जैसे अभी कंबर शहजाद कोर्ट में कराची से जो कोई भी कितना भी वेल मीनिंग मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर साहब कोशिश करें, वो नहीं कर सकते हमें। और दूसरी बात यह है कि इनको ये भी समझना चाहिए कि लोकल गवर्नमेंट जो नर्सरी होती है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, तो अगर पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है और उधर कंबर शहजाद कोर्ट में या शहजादपुर में या किसी और छोटी जगह पे उनका ही जो लीडर है पॉलिटिकल, जो उनका लो टियर के लीडर्स जब ऊपर आएंगे तो उनको ही आप एम्पावर करें। उन पे आप क्यों नहीं ट्रस्ट करते? सारी चीजें आप खुद क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं? अच्छा, टनल की दूसरी तरफ कुछ आपको रोशनी नजर आ रही है? क्योंकि जब ये मुतालबा मजीद सूबों का, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त हुक्मरान हैं या फिर अपोजिशन में भी हैं, वो कह भी नहीं चाहेंगे कि उनकी अथॉरिटी जो है वो चैलेंज हो और प्लेयर्स आए। तो ऐसे में उनके लिए निजात का वाहिद रास्ता जो है वो यही है कि जनाब 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट जो है इसके अंदर आके और इसको ज़रा थोड़ा सा स्ट्रेंथन किया जाए। बिल्कुल, आपने सही बात की कि इस वक्त ये चैलेंजिंग है कि इनको एक दूरअंदेशी का मुजाहरा करना चाहिए सूबाई हुकूमतें जितनी भी है चारों सूबों में, कि वो ये ना देखें कि जी सारे वसाइल को अपने पास जो मुर्तकज़ करने से कोई इनको फ़ायदा होगा। इनको चाहिए कि अपनी पार्टीज़ को लोअर लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मजबूत करें, उनको सारे इख्तियार दें, वहाँ से काम करें। लोगों को जब डोर स्टेप पे
अपना मसाइल के हल मिल जाएंगे तो सूबों की जो डिमांड हो जाएगी। आप ये देखें कि जब मुशर्रफ दौर के अंदर, जबकि एमक्यूएम के पास और मुशर्रफ के पास सारे इख्तियारात थे, किसी ने बात उस वक्त नहीं की कि हमें कराची में सूबा चाहिए, क्योंकि इख्तियारात से मसाइल हल हो रहे थे, हम्म। जो मसाइल मिल रहे थे लोगों को। तो ये एक दफा फिर सोचना चाहिए कि सूबों से जो भी पार्टीज ये समझते हैं कि सूबे मजीद नहीं बनने चाहिए, तो फिर उनको लोकल गवर्नमेंट्स की तरफ अपना जो है तवज्जो देनी चाहिए और इसके ऊपर लीडरशिप लेनी चाहिए, खुद आगे बढ़ के काम करना और चाहिए। लीडरशिप के साथ साथ हम इस्टेब्लिशमेंट को भी थोड़ा सा मैं करना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि SIFC हमने देखा पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ इस्टेब्लिशमेंट का रोल आप देखते हैं इन चीज़ों को सही करने के लिए? बिल्कुल उनका रोल बनता है। जैसे हम देख रहे हैं कि इस वक्त तमाम जो भी माशी किस्म की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसमें हर जगह पे हमें इस्टेब्लिशमेंट का रोल नज़र आ रहा है। तो अच्छी बात है अगर ये रोल वो प्ले कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, हुकूमत की मदद कर रहे हैं, या जो हमारे सिविलियन इदारे हैं उनकी मदद कर रहे हैं, तो फिर उनको अपने टारगेट्स भी ठीक समझने चाहिए कि ये तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक लोकल गवर्नमेंट से एम्पावर्ड नहीं हो, और तब तक ठीक नहीं हो सकता ये जो हमारे टारगेट्स वो अचीव जो करना चाहते हैं मुल्क की तरक्की के, वो तब तक जब तक कि कराची ठीक नहीं होगा।